नमस्कार साथियों। आज मैं एक नई कहानी अनमोल भेंट लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रायचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ। उसके बाद बहुत समय बीत गया। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल जाने लगा। स्कूल से कॉलेज में चले गया, फिर एक सरकारी जगह पर लग गया। सरकारी नौकरी उसको लग गई, लेकिन रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसको पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत ही खुश हो जाता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए बहुत कीमती गहने और कपड़े के अलावा एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल फटे। शाम का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए जिद की। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गए। खेतों में पानी खूब भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, लेकिन वह नहीं माना। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। कई जगह पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल जलपरियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखता है गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, पैरों के नीचे से धरती निकल गई। पागलों की तरह चारों ओर देखने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि न आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ आदमी लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करने पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने शुरू किए, लेकिन वह हर बार प्रश्न के उत्तर में यही कहता कि मुझे कुछ मालूम नहीं। हर आदमी की यह सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, लेकिन फिर भी हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी शाम को एक समूह नगर से गया था और माँ को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासित के हाथों न बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना चाहो रुपए ले लो, लेकिन परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। लेकिन रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ रखकर मौन हो गया। अब उसकी मालकिन गुस्से में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन माँ के हृदय से शंकाएं दूर नहीं हुई। वह बराबर यही कहती रही, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने हुए है, अवश्य इसने। रायचरण अपने गांव वापस चला आया। उसे कोई संतान नहीं थी और न ही संतान होने की संभावना थी, लेकिन साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। पर पत्नी सुतिका गृह में ही मर गई।
घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे के लालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नज़र बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रामचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर आ जाती जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जबान खुली तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था, जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज़ से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे बालक की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद उत्पन्न हुआ। दूसरे यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा ही नहीं थी। तीसरे यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भावभंगिमाएं नन्ही मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता था। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर से कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसे गाड़ी में बिठाकर रोज बाहर घुमाने ले जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बच्चा सयाना हो गया। लेकिन इस लाड चाव में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। गांव के लड़के उसे लाड साहब कहकर छेड़ते। जब लड़का पढ़ने के लायक हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसको पूरा विश्वास था कि बड़ा होकर फलन अवश्य जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष की हो गई। अब वह खूब लिख पढ़ सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा और सूरत शक्ल भी अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की भी बड़ी चिंता रहती थी। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा है। वह खर्चीला बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्री में खर्च कर देता था। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की ही भांति करता, लेकिन प्रायः उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था। दूसरी बात यह थी कि रायचरण खुद को फलन का पिता प्रकट भी न करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का मजाक उड़ाते थे और फलन भी उन्हीं के साथ शामिल हो जाता था। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया मिला वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका सामान्य वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। वह प्रायः अपने पिता से जेब खर्च और विलास की सामग्री तथा अच्छे अच्छे कपड़े के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक उपाय रायचरण के दिमाग में आई। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो कुछ बचा हुआ रुपया था फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक जरूरी काम से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस जगह पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उनके और दूसरी संतान न थी। इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंता में रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी संतान के लिए बाजारू दवा बेचने वाले से जड़ी बूटियां खरीद रही थी। काफ़ी दिनों के बाद वह अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुए। पुरानी सेवाओं का विचार करके उसको रायचरण पर तरस आ गया और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज़ सुनकर कमरे से निकल आए। रायचरण की शक्ल देखकर
उनके कलेजे का जख्म ताज़ा हो गया और उन्होंने मुख फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करते हुए कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा ने नहीं, मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से बहुत विनती की, मुझे बताओ। तो रामचरण ने कहा, मैं उसे परसों लेकर आऊँगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते और कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लग जाती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, लेकिन जरा सी देर के बाद उनके पितृ प्रेम का स्थान कानून भावना ने ले लिया और उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका प्रमाण क्या है कि यह बच्चा मेरा है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवा और किसी को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उसकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए है तो प्रमाण मांगना बेकार था। इसके अलावा उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ से मिल सकता है और झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। अचानक उन्हें अपने वृद्ध नौकर की बेध्यानी याद आई और कानूनी भाषा में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने कहा, सरकार, अब मैं यहाँ कहाँ जाऊँ? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी नहीं रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है? हमारा बच्चा भी इसे देखकर खुश रहेगा। लेकिन अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे न निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गंवार की इस बात पर और भी अधिक गुस्सा आया। बोले, नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ गलत किया है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कुछ अपराध नहीं। अनुकूल बाबू कहते हैं, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने कहा, मेरे भाग्य। लेकिन शिक्षित आदमी भाग्य पर स्वीकार नहीं करता, उसके अस्तित्व को नहीं मानता। फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी आदमी का बेटा है तो उसे भी रायचरण की इस चेष्टा पर गुस्सा आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी पेंशन कर दे। इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटे को अंतिम बार देखकर अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ रुपया भेजा, लेकिन मनी ऑर्डर वापस आ गया क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति